तो आज का टॉपिक जो है वो है बायो सावर्ट का नियम। और बायो सावर्ट का नियम कई बार जो है वो बीएसईबी एग्जामिनेशन द्वारा पूछा गया है, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार ये पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बायो सावर्ट के नियम में हमें यह पता चलेगा कि किसी धारावाही चालक के कारण कुल कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैसे तो धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रायोगिक प्रदर्शन था वो डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टेड ने कर दिया था। लेकिन ओस्टेड ने जब यह प्रदर्शन किया था तो उस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने यह नहीं बताया था कि कुल कितना जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का जो टोटल परिमाण है उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया था। उन्होंने केवल क्या बताया था, तो उन्होंने केवल ये बताया था कि जब कभी भी किसी धारावाही चालक में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है और उसके समीप या उसके समांतर अगर कोई चुंबकीय सुई रखी जाती है तो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अब उन्होंने ये तर्क दिया और प्रदर्शन किया कि जब धारा कम प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई कम विक्षेपित होती है, और जब धारा अधिक प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। इसके बाद उन्होंने धारा का दिशा बदल दिया, और जब धारा का दिशा बदल दिया तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी क्या हो गया, बदल गया। यानी उन्होंने जब परिपथ में धारा का प्रवाह बाएं से दाएं किया तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण दाएं से बाएं हुआ, और जब उन्होंने धारा का प्रवाह दाएं से बाएं किया तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण बाएं से दाएं हुआ, ठीक एक दूसरे के विपरीत। इतना सारा प्रयोग करने के बाद और रिजल्ट दिखाने के बाद जो ओस्टेड महोदय थे उन्होंने अब अगला प्रयोग ये किया कि उसी परिपथ में उसी पूरे संयोजन में विद्युत धारा को ही प्रवाहित नहीं किया। तो जब विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया तो उसमें तनिक भी विक्षेप नहीं हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क वहां पर लगाया, सबसे पूछा कि अब आप बताइए कि चुंबकीय सुई में विक्षेप क्यों होगा। तो चुंबकीय सुई में विक्षेप तभी होगा जब कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उन्होंने बताया कि जब विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे थे तो धारा प्रवाह के कारण क्या हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा था। ये प्रायोगिक प्रदर्शन के बाद अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर धारावाही चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी गणना कैसे की जाएगी। तो फ्रांस के वैज्ञानिक हुए बायो और सावर्ट, अलग अलग हैं, बायो एवं सावर्ट। तो बायो एवं सावर्ट ने जो है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने यह प्रदर्शन के पश्चात जो है वह परिमाण ज्ञात किया कि अगर एक अति लंबा धारावाही चालक तार होगा तो उस अति लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो क्या इन्होंने एक ही तार पर केवल प्रयोग किया होगा, अनेकों तारों पर प्रयोग किया। कॉपर का वायर लिया अति लंबा, एल्युमिनियम का वायर लिया, अलग अलग प्रकार के जो है वह तार लिए और उन तारों में विद्युत धारा का प्रवाह किया। तो विद्युत धारा के प्रवाह के पश्चात जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी जो इन्होंने गणना की उसके बारे में ही आज पढ़ना है कि आखिर उसका मान कितना होता है। ऐसी जानकारी के लिए बता दें कि जो कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है dV बराबर μ0/4 पाई IdL sin थीटा बटे में r²। इन्होंने जो नियम दिया था चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को ज्ञात करने का वो था dV बराबर μ0/4 पाई IdL sin थीटा और बटे में कितना, r²। यानी ओस्टेड महोदय ने जो बताया कि धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो बायो एवं सावर्ट ने यह बता दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी अगर गणना करनी हो कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। ओस्टेड महोदय ये बता रहे हैं कि कम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा कम प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय सुई का विक्षेप इसी पर निर्भर करता है। तत्पश्चात जब कम विद्युत धारा तो कम विक्षेप और अधिक विद्युत धारा तो अधिक विक्षेप। तो इन्होंने कहा कि ये कम और अधिक का परिमाण कितना है वो अगर निकालना है तो वो निकलेगा dV बराबर μ0/4 पाई IdL sin थीटा बाई r² से। तो अनेकों तारों पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने जो एक प्रयोग किया और उस पर यह सफल हुए उसका यहाँ पर जो है वो हम लोग मान निकालेंगे। बायो एवं सावर्ट ने क्या किया कि एक अति लंबा धारावाही चालक तार X और Y ले लिया। चूंकि ये अति लंबा धारावाही चालक तार है इस वजह से इसके अल्पांश भाग की गणना करेंगे। तो इसका अल्पांश भाग जो है बायो एवं सावर्ट ने मिल करके A और B ले लिया, और अल्पांश भाग की लंबाई अगर हम देखें तो आपको भी पता है कि अल्पांश भाग होगा तो अवकलन के पदों में dl लिया जाएगा, और इस अल्पांश भाग से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु इन्होंने P लिया। तो ये थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर जो है इन्होंने एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया, और इसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है।
तो अनेकों प्रयोग करने के बाद बायो एवं सावर्ट ने यह बताया कि जब कभी भी कोई भी अगर अति लंबा धारावाही चालक तार होता है और उसमें विद्युत धारा का क्या किया जाता है, प्रवाह किया जाता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है डीबी, वह चुंबकीय क्षेत्र उस परिपथ के अल्पांश भाग डीएल के समानुपाती होता है। पहला इन्होंने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा अति लंबे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र का मान उस विद्युत परिपथ के अल्पांश भाग डीएल के क्या होगा, समानुपाती होगा। साथ ही साथ इन्होंने यह बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा, अर्थात धारा कम अगर प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा और अगर धारा ज्यादा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। क्लियर है? दो नियम इन्होंने दिए, किन लोगों ने मिलकर के दिया, बायो एवं सावर्ट ने। पहला नियम क्या दिया, तो पहला नियम यह दिया कि जब कभी भी अगर अति लंबे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उस चालक तार के अल्पांश भाग डीएल के क्या होता है, समानुपाती होता है, एवं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके पश्चात इन्होंने बताया कि जो अल्पांश भाग डीएल है और वहां से जो कोण थीटा बना है उस थीटा के मान यानी साइन थीटा के मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह चुंबकीय क्षेत्र का मान साइन थीटा के क्या होगा, समानुपाती होगा। और इस तरीके से इन्होंने अभी टोटल जो है वो 3 नियम दिए। पहला नियम इन्होंने यह दिया कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। दूसरा इन्होंने नियम यह दिया कि उस परिपथ के अल्पांश भाग डीएल के समानुपाती होगा। और तीसरा इन्होंने यह नियम दिया कि धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान साइन थीटा के समानुपाती होगा। और अंतिम और लास्ट इन्होंने यह नियम दिया कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अति लंबे धारावाही चालक तार में तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उनके उस बिंदु के और उस परिपथ के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब जाकर के मिलता है डीवी समानुपाती आई, डीवी समानुपाती डीएल, डीवी समानुपाती साइन थीटा, डीवी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। सबको मिलाते हैं तो आता है डीवी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे में r²। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जिसको k कहते हैं और k का मान होता है μ0/4π। तो μ0/4π जैसे ही रखते हैं तो हमें व्यंजक मिलता है dv बराबर μ0/4π आई डी एल साइन थीटा बटे में r²। तो ये तो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन था, लेक्चर था। अब हम बात करते हैं इसके निरूपण की। तो इसका व्यंजक जब हम लिखेंगे तो व्यंजक में सबसे पहले जो है वह फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फिगर के डिस्क्रिप्शन में यही माना कि XY एक अति लंबा धारावाही चालक तार है। क्या लिखेंगे, माना कि XY एक अति लंबा धारावाही चालक तार है, अति लंबा धारावाही चालक तार है जिसमें कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होगा जी, बोलिए। तो धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाह के कारण क्या होगा, लिखेंगे इसी धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सावर्ट के अनुसार निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। लिखेंगे धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके अनुसार, बायो सावर्ट के अनुसार, बायो सावर्ट के अनुसार निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से कारक हैं देखा जाए ना। तो पहला कारक क्या है कि अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और मान लेते हैं कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डीवी है,
तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो अब वो कौन कौन से कारक हैं ये देखेंगे। तो वो कारक जो हैं, सबसे पहला कारक है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान धारा प्रवाह के कारण ना लिखेंगे निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। फिर लिखेंगे धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है ना। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान किस पर निर्भर करता है? तो dB का मान परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। क्लियर है? धारा I के क्या हो जाएगा? समानुपाती होगा। तो जब यह धारा I के समानुपाती होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि dB समानुपाती कितना हो गया? I। ये हो गया पहला नियम, समीकरण 1। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा नियम। तो इन्होंने दूसरा नियम दिया कि धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान धारावाही चालक के अल्पतम मान या धारावाही चालक के अल्पांश मान dl के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई क्या है? dl के समानुपाती होता है। अभी जो लेक्चर में बताए थे वही है, अर्थात dB समानुपाती कितना हो जाएगा? dl। अब इन्होंने जो तीसरा नियम दिया वो देखेंगे। तो बायो एम सावर्ट ने बताया कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा धारा प्रवाह के कारण, उस चुंबकीय क्षेत्र dB का मान साइन थीटा के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र dB का मान साइन थीटा के क्या होगा? समानुपाती होगा या समानुपाती होता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या मिल जाएगा? अब मिल जाएगा कि dB समानुपाती कितना हो जाएगा? साइन थीटा। अब इसके बाद इन्होंने जो चौथा नियम दिया वह यह दिया कि धारावाही चालक तार से r दूरी पर स्थित है ना बिंदु P। तो लिखेंगे कि धारावाही चालक तार एवं बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कौन है? dB। तो इसका मान धारावाही चालक एवं जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु के बीच की दूरी। तो क्या लिखेंगे कि dB का मान धारावाही चालक एवं अभिष्ट बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अब क्या हो जाएगा? तो अब हमें मिल जाएगा कि dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण 4। अब जैसे ही इन समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को मिलाते हैं तो हमें मिलता है IDL sin थीटा और बटे में r²। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1, 2, 3 एवं किससे? 4 से। तो हमें क्या मिला था? सबसे पहला मिला था dB समानुपाती I, dB समानुपाती dl, dB समानुपाती sin थीटा, dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यही ना 4 था, ये क्लास में याद हो जाना चाहिए।
dv समानुपाती I, dv समानुपाती dl, dv समानुपाती sin थीटा, dv व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये 4 नियम का जब हम संयोजन करते हैं तो संयोजन करने पर हमें मिलता है dv समानुपाती I dl sin थीटा और बटे में कितना r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक k आता है, ये आपको भी पता है, I dl sin थीटा और बटे में कितना r²। लिखेंगे जहां k एक समानुपातिक नियतांक है, जहां k एक क्या है समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ है कि k बराबर होता है μ0 और बटे में कितना 4 पाई। अब यही ना हम रखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा अब k की जगह पर μ0 बटे में 4 पाई। तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा, लिखेंगे इसलिए dv बराबर k की जगह पर अब कितना रख देंगे, तो k की जगह पर रखेंगे μ0 बटे में 4 पाई। तो अब ये हो जाएगा μ0 और बटे में कितना 4 पाई और बाकी सारा मान सेम टू सेम I dl sin थीटा और बटे में कितना r²। तो ये जो आप देख रहे हैं dv बराबर μ0 बटे में 4 पाई I dl sin थीटा बटे में r², यही एक ऐसा व्यंजक है जिसके द्वारा अति लंबे धारावाही चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है। अब μ0 बटे में 4 पाई की अगर मान की बात करें तो μ0 बटे में 4 पाई का जो मान होता है वो होगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। कितना होगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ये इसका मान होता है। अब जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस न्यूमेरिकल को बनाने के दौरान हम एक ही चीज करेंगे और वो ये होगा कि जहां कहीं भी μ0 बटा में 4 पाई अगर आ जाएगा तो उस μ0 बटे में 4 पाई के मान के जगह पर हम कितना रखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। इस एक व्यंजक के द्वारा एक नई क्रांति आई और इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाने लगा कि अगर एक अति लंबा धारावाही चालक तार है तो उस लंबे धारावाही चालक तार में धारा प्रवाह के कारण कुल कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस गणना के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जाने लगा। आज का टॉपिक यही था और ये कंप्लीट हुआ, इसको नोट किया जाए, फिर अगला टॉपिक अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है। बायो सावर्ट का नियम बोर्ड मॉडल टॉपिक है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। धन्यवाद।